Time TV presenting the story of science fiction movie The Contact। इंसान जब जब अपना दिमाग यूज़ करना चाहता है तो सबसे पहले आसमानों पे पहुंचना चाहता है और वहाँ की दुनिया को तलाश करने की कोशिश में लग जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की एली से। एली बचपन ही में अपनी वालदा को खो देती है। उसके फादर उसकी टेक केयर करते हैं। बचपन ही से एली को एस्ट्रोनॉमी और रेडियो सिग्नल्स बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। वो चाहती है कि वो किसी तरह भी कम्युनिकेट कर सके एलियंस से और उनकी सिविलाइजेशन को जान सके। एली आसमान की तरफ देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है हमारा और आसमान की दुनिया का कोई रिश्ता है, इसलिए वो आसमान में तारों को देखती रहती है। उसके पास उसके फादर का एक रेडियो भी होता है। वो उसमें दूसरी दुनिया से आने वाली फ्रीक्वेंसीज़ को सुनती है। उसे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी वो एलियंस से कांटेक्ट करने में कामयाब हो जाएगी। एली जब 9 साल की होती है तो उसके फादर की डेथ हो जाती है। प्रीस्ट उसको बोलता है कि ये सब खुदा की मर्ज़ी है, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती। वो अपने आप को इल्ज़ाम देती है कि क्योंकि उसने रेस्क्यू मेडिसिन को अपने फादर की पहुंच से दूर रखा था, इसलिए उसके फादर की डेथ हो गई। ये हादसा साबित करता है कि एली साइंस पे यकीन रखती है लेकिन खुदा की मौजूदगी का यकीन नहीं रखती। एली अब बड़ी हो चुकी है और वो एक ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बन गई है जो कि रिसर्च कर रहे हैं एलियंस के बारे में। इस प्रोग्राम का मानना है कि दूसरी दुनिया में भी ज़िंदगी है, यानी एलियंस मौजूद हैं। स्टोरी में एली का एक बॉयफ्रेंड भी दिखाया गया है जिसका नाम है पामर। पामर बहुत स्पिरिचुअल होता है और खुदा पे यकीन रखता है, जबकि एली सिर्फ और सिर्फ साइंस पे यकीन रखती है। एक दिन एली अपने लैब में काम कर रही होती है तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रीक्वेंसीज़ रिसीव होती हैं। वो देखती है कि उसके कंप्यूटर पे डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसीज़ आ रही हैं जो कि सैटेलाइट से आ रही हैं। लेकिन जब एली उसको पूरी तरह से देखती है तो इसे ये पता चलता है ये किसी भी सैटेलाइट से आई हुई फ्रीक्वेंसीज़ नहीं है। ये बहुत ही मुख्तलिफ़ फ्रीक्वेंसीज़ हैं जो इससे पहले कभी रिसीव नहीं हुई और कभी भी किसी ने इसे नोट नहीं किया। उसे यकीन होने लगता है कि अब वो अपनी रिसर्च में कामयाब हो जाएगी और जो दुनिया हमारी दुनिया से बाहर है वो उसे तलाश करने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन इन तमाम हक़ाइक़ को उसको सबके सामने प्रूव करना होगा। एली जिस कंपनी में काम कर रही होती है उसके हेड को एलियंस से और वहाँ की ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं होती। जितनी भी फंडिंग इस प्रोजेक्ट पे और रिसर्च वर्क पे लग रही होती है वो उसको स्टॉप करवा देता है। एली को उसके इस रद्द अमल पे बहुत शदीद गुस्सा आता है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसका हेड नहीं मानता। इसकी वजह से ये प्रोग्राम बगैर किसी प्रोग्रेस के स्टॉप हो जाता है। अब एली अपने तौर पे कोशिश करना शुरू कर देती है और फंडिंग जमा करने की कोशिश करती है। वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स से रब्ता करती है लेकिन कोई भी उसको रिस्पॉन्स नहीं देता। फाइनली एली अपनी कोशिश में कामयाब हो जाती है और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन उसके इस रिसर्च वर्क पे इन्वेस्ट करने के लिए रजामंद हो जाता है। वो इन्वेस्टर उससे इन पर्सन नहीं मिलता बल्कि सर्विलियंस सिस्टम से उससे कम्युनिकेट करता है। एली एक बार फिर अपना रिसर्च वर्क को शुरू कर देती है और जो फ्रीक्वेंसीज उसको मिली थी उस पर काम करना शुरू करती है। वो दिन रात मेहनत करती है कि किसी तरह एलियन से उसका कांटेक्ट हो सके और इसी तरह 4 साल बीत जाते हैं। वो दिन रात मेहनत करती है लेकिन उसे कोई सक्सेस नहीं मिलती। वो जहाँ 4 साल पहले खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी होती है, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टर फैसला करता है कि अब वो मज़ीद पैसे इन्वेस्ट नहीं करेगा इस प्रोजेक्ट पे। एली मुसलसल नाकामी से बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। कुछ ही लम्हे बाद वो अपनी लैब में जाती है तो क्या देखती है कि उसके कंप्यूटर पे बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज रिसीव हो रही हैं और वो फ्रीक्वेंसी प्राइम नंबर की सूरत में उसकी स्क्रीन पे चल रही हैं। ये फ्रीक्वेंसीज लगातार आ रही होती हैं और जब वो इसे डिकोड करती है तो उसे मालूम होता है कि ये फ्रीक्वेंसी अर्थ से दूर एक वेगा नामी प्लैनेट से आ रही है। वेगा प्लैनेट हमारी अर्थ से 26 लाइट ईयर्स दूर है और ये फ्रीक्वेंसीज वहाँ से कोई भेज रहा है। अब उसे यकीन हो चुका है कि वहाँ पे कोई ना कोई जीवन है। वहाँ पे जो एलियंस मौजूद हैं वो ये फ्रीक्वेंसीज भेज रहे हैं और उनसे राब्ता करना चाहते हैं। जो सिग्नल्स उन्हें रिसीव होते हैं वो इन्हें डिकोड करना शुरू करते हैं, जिसके बाद उन्हें मालूम चलता है कि ये एक वीडियो फाइल है। और जब ये इस वीडियो को पूरी तरह डिकोड कर चुके होते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि 1936 के समर ओलंपिक में
ये स्पीच एडोल्फ हिटलर ने दी थी। इस बात से इन्हें ये अंदाज़ा होता है कि 1936 का ये पहला स्ट्रॉन्ग सिग्नल था जो हमारी दुनिया से दूसरी दुनिया तक गया था, और इन सिग्नल्स को एलियंस ने अब दोबारा वापस भेजा है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये प्लैनेट कितनी दूर है हमारी दुनिया से। वो प्लैनेट जो 26 लाइट ईयर्स दूर है, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वहाँ तक पहुँचने में कितने साल लग सकते हैं। ये सिग्नल रिसीव होने की खबर तमाम मीडिया में फैल जाती है और इस प्रोजेक्ट की उस जगह की सिक्योरिटी को और ज़्यादा सख्त कर दिया जाता है। एली को इसी तरह मजीद सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाते हैं और इस बार जो ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं वो 63,000 पेजेस के ऊपर होते हैं। उनको डिकोड करने की एली बहुत कोशिश करती है लेकिन उसमें कामयाब नहीं होती। एली इस बार उस इन्वेस्टर से मिलने के लिए जाती है जिसने इस रिसर्च में इन्वेस्ट किया होता है। वो कहती है कि मैंने हर तरह से उस डेटे को डिकोड करने की कोशिश की लेकिन मुझे उससे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इन्वेस्टर उससे आइडिया देता है कि तुम्हें जो डाटा रिसीव हुआ है तुम उसे 3D में डाल के देखो। जब वो इन तमाम पेजेस को 3D में व्यू करते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि एलियंस ने उन्हें एक मशीन का डिज़ाइन भेजा है। उस मशीन में सिर्फ एक ही आदमी ट्रैवल कर सकता है। ये पता लगना था कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की कोशिश करती हैं और फंडिंग देने के लिए तैयार होती हैं। तय ये पाता है कि इस मशीन को बनाया जाएगा और इस मशीन में ट्रैवल करने वाला पहला इंसान वो हेड होगा जिसने फर्स्ट टाइम इसकी फंडिंग को स्टॉप किया था। यहाँ पर जो कमेटी है उस कमेटी का एक मेंबर पामर भी होता है जो कि एली का एक्स बॉयफ्रेंड है। पामर भी इस बात पे मुत्तफिक होता है कि SIET का हेड वहाँ पे जाए और जो भी कोई इंसान एलियंस के सामने जाए तो इंसान और इंसानियत को अच्छी तरह से प्रेजेंट करे। मशीन अब मुकम्मल तैयार हो चुकी है और SIET का हेड उस मशीन की तरफ जा रहा है। SIET का हेड जब उस मशीन के पास पहुँचता है तभी उसे बॉम्ब से ब्लास्ट कर दिया जाता है जिससे उसके साथ कई और लोगों की भी मौत हो जाती है और साथ ही मशीन भी डैमेज हो जाती है। एली का इस बात से दिल टूट जाता है। एक दिन वही बिजनेसमैन जिसने इस तमाम प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की थी उसे अपने पास बुलाता है। जब वो इसे मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि वो इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा बीमार है और उसे कैंसर है। इस बीमारी को कम करने के लिए वो अपने बनाए हुए स्पेस सेंटर में चला गया है। वो एली को बताता है कि हमने सिर्फ एक मशीन नहीं बनाई थी, हमने 2 मशीन बनाई थी जिसमें से एक मशीन अभी बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है और वो जापान में है। ये सुनने के बाद एली की उम्मीद फिर से जाग उठती है और अपने टीम मेंबर्स के साथ जापान चली जाती है। यहाँ पे उसे मालूम चलता है कि वाकई एक मशीन और बनाई गई है। इस बार वो डिसाइड करती है कि इस मशीन में वो खुद ट्रैवल करेगी क्योंकि बचपन से अब तक उसका एक ही सपना रहा है कि वो किसी भी तरह से एलियन से कांटेक्ट करना चाहती है और उनसे मिलना चाहती है। ये एक ख़ास किस्म की मशीन होती है जिससे लंबे से लंबे डिस्टेंस को एक बहुत कम अरसे में कवर किया जा सकता है। अब एली उस फ्लाइंग मशीन में बैठ जाती है। जब वो इसे ऑन करती है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा वार्म होल क्रिएट हो जाता है जिससे वो ट्रैवल करके बहुत ही जल्द आसमानों से बाहर निकल जाती है। अब उसके सामने वो प्लेनेट है जहाँ से सिग्नल्स भेजे गए थे जिसका नाम वेगा है। साथ ही उसे यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लेनेट नजर आते हैं जिन्हें देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। अगले ही पल उसकी मशीन एक दूसरे वार्म होल में एंटर हो जाती है जिसकी वजह से उसके गले का जो कंपास होता है वो निकल जाता है। वो कंपास उसको इसके एक्स बॉयफ्रेंड पामर ने दिया होता है और जब वो उसे पकड़ने के लिए जाती है तो वो अपनी चेयर से उठ जाती है। उसकी चेयर टकरा कर टूट जाती है और जब उसे होश आता है तो वो एक बीच पर होती है। वो इस बीच को ध्यान से देखती है और उसे याद आता है कि ये वही बीच है जहाँ पे वो बचपन में अपने बाप के साथ आती थी और जो वो प्लेनेट है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के एलियंस मौजूद हैं। एली कहती है कि मुझे इसका सबूत चाहिए, मुझे दुनिया वालों को बताना है कि मैं एलियंस से मिली थी ताकि वो मेरी बात पे यकीन कर सकें। एली को दिखाया जाता है कि वो अपनी फ्लाइंग मशीन में बैठी होती है और बेहोश होती है। एक बार फिर से वार्म होल खुलता है और उसकी मशीन उसके अंदर एंटर कर जाती है। जब वो होश में आती है तो उसे मालूम होता है कि उसी की टीम के मेंबर्स उसे रेडियो पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब एली पूरी तरह होश में आ चुकी होती है तो उसे मालूम होता है कि वो अर्थ पर वापस आ चुकी है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। होश में आने के बाद एली अपनी रिकॉर्डेड वीडियो देखती है। ये वीडियो देखने के बाद उसे मालूम होता है कि जो उसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट टेक ऑफ हुआ था वो आसमानों में जाने के बाद वापस पानी में गिर गया था, यानी कि ये पूरा प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल था। एली सबको बताती है कि उसने वार्म होल के अंदर 18 घंटे गुजारे हैं। साथ ही वो एलियंस से भी मिली जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस थे, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता क्योंकि वो जानते हैं कि जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पे वो गई थी
वो पानी में गिर गया था, उसने कोई ट्रैवल नहीं किया। इस तमाम केस को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बैठाई जाती है। एली उनको बताती है कि वो एडवांस एलियन से मिली है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता, जिसकी वजह से कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। यहाँ पर उसके पास एक साथ ही एली का एक्स बॉयफ्रेंड पामर, जो इस कमेटी का मेंबर है, उसे एली की बातों पे यकीन हो जाता है। इन तमाम सूरत हाल के बाद एक बार फिर कमेटी एली को फंडिंग करने के लिए रजामंद हो जाती है, यानी एक बार फिर मशीन बनाई जाएगी और हो सकता है कि एक बार फिर कोई और दूसरी दुनिया में जाए। दरअसल एली सच बोल रही थी, उसने वार्म होल के थ्रू ट्रैवल किया था। जिन इंसानों ने उसे ट्रैवल करते देखा था, उनके हिसाब से इसका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट चंद ही सेकंड्स में वापस आ गया था, लेकिन वो ज़मीन का टाइम था। उन्हीं चंद सेकंड्स में उसने वार्म होल से ट्रैवल करके आसमान को देखा, साथ ही वो वेगा प्लैनेट पर भी गई थी, जहाँ पर उसने एलियन को अपने फादर के रूप में देखा। एली की तमाम बातों में सच्चाई थी। अगर सच्चाई ना होती तो कोई दूसरे प्लैनेट से किस तरह एक मशीन की पूरी डिज़ाइन कोड्स में भेजता। ये थी फिल्म कॉन्टैक्ट की मुकम्मल स्टोरी। ये फिल्म 1997 में रिलीज़ हुई थी। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद मूवीज़ देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल टाइम टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।